स्टार्ट करने लगे अपना लेक्चर नंबर 17 और जो लास्ट लेक्चर नंबर 16 था उसके अंदर हम लोगों ने दो चीज़ें पढ़ी थी, टॉर्क एंड इक्विलिब्रियम। और इक्विलिब्रियम को हम लोगों ने जस्ट डिफाइन किया था और उसकी दो कंडीशंस को मेंशन किया था, लेकिन उन दो कंडीशंस की जो डिटेल है अब हम मेंशन करेंगे। फर्स्ट कंडीशन जिसे इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस भी बोलते हैं, और उसके बाद हम बात करेंगे सेकंड कंडीशन की जिसे इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क्स भी बोलते हैं। हम लोगों ने डिफाइन किया था एक बॉडी को एग्जांपल लेते हुए कि हमारे पास अगर एक बॉडी के ऊपर दो या दो से ज़्यादा फोर्सेस लग रही हैं, लेकिन जो टोटल इफेक्ट है उन सब फोर्सेस का अगर वो हमारे पास ज़ीरो हो जाता है तो हमारे पास बॉडी एक ख़ास किस्म की कंडीशन के अंडर आ जाएगी जिसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो इक्विलिब्रियम हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन है, ये कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये हमारे पास सिर्फ एक कंडीशन है। अब हम लोगों ने बात की थी कि अगर इस बॉडी के ऊपर नेट फोर्स जीरो हो जाए तो हमारे पास टोटल फोर्स अगर जीरो हो जाए तो इसका मतलब है एम ए जीरो हो जाएगा, और एम तो इस बॉडी का जीरो हो नहीं सकता, किसी भी बॉडी का मैथ जीरो नहीं होता। तो इसका मतलब है कि इसकी एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगी, और वो दो ही सूरत के अंदर होती है, जब बॉडी या तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रही हो, जिसका मतलब है कि वेलोसिटी की जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो चेंज नहीं हो रही, और दूसरी कंडीशन ये बनती है कि वो बॉडी रेस्ट पे, यानी कि बिल्कुल भी मोशन नहीं कर रही, उसकी वेलोसिटी जीरो। तो इसका मतलब है कि जैसे बॉडी इक्विलिब्रियम में आती है तो या तो वो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलने लग जाती है या तो वो फिर रेस्ट पे आ जाती है, और ये वेलोसिटी किसी किस्म की भी हो सकती है, लीनियर भी हो सकती है और रोटेशनल भी हो सकती है। अब हम बात करते हैं फर्स्ट कंडीशन इक्विलिब्रियम की, जिसमें हम लोगों ने कहा था कि जो टोटल फोर्स है वो जीरो हो जाए, या फिर जो मैं कहता हूँ कि जो नेट फोर्स है जीरो है। ये जो अलामत है ये कहलाती है सिग्मा, और ये हमारे पास हमेशा सम को शो करती है। इसका मतलब है कि इन सब फोर्सेस का जो सम है, यानी कि 2f माइनस 2f प्लस f माइनस f प्लस f बाई 2 माइनस f बाई 2, ये सब चीज़ों का सम है, ये सब जो सम है ये हमारे पास जीरो के बराबर है। सो सिग्मा f मीन्स टोटल फोर्स, या जो सबको जमा करने के बाद आई है, ये हमारे पास जीरो है। अब इस केस के अंदर तो हमारे पास स्ट्रेट फॉरवर्ड पता चल रहा है कि इसने इस पे से माइनस हो जाना है, इसने इस पे से माइनस हो जाना है, और इसने इस पे से माइनस हो जाना है। लेकिन जब हम बात करते हैं कोप्लेनर फोर्सेस की तो उसमें इस तरह नहीं होता, उसमें हमें डायरेक्टली पता चल रहा होता कि हमने इसको ऐड करना है या सब्ट्रैक्ट करना है। लेट्स से हमारे पास एक फोर्स है F1 और एक फोर्स है F2 जो कि इस बॉडी के ऊपर अप्लाई हो रही है। लेट्स से मैं रेफरेंस के लिए ये लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ, और यहाँ पे हमारे पास बन रहा है थीटा, और ये भी एंगल बन रहा है हमारे पास थीटा, सेम एंगल बन रहे हैं दोनों साइड पे। तो क्या करते हैं इस तरह की कोप्लेनर फोर्सेस की सूरत में, और कोप्लेनर फोर्सेस आपको बता दें कि ये ऐसी फोर्सेस होती हैं जो कि एक ही प्लेन में, हमें पता है कि एक्स वाई जेड एक्सिस तीन प्लेन बनाते हैं, ये एक्स है, ये वाई और ये जेड है। एक प्लेन हमारे पास ये बन रहा है जो कि एक्स और वाई मिलकर बना रहे हैं, एक प्लेन हमारे पास ये बन रहा है जो कि वाई और जेड मिलकर बना रहे हैं, और एक प्लेन हमारे पास ये बन रहा है जो कि जेड और एक्स मिलकर बना रहे हैं। अब लेट्स से मैं दो वेक्टर्स ड्रॉ करता हूँ जो कि सिर्फ एक्स वाई प्लेन में है, एक वेक्टर इधर ड्रॉ कर लेता हूँ और एक वेक्टर इधर ड्रॉ कर लेता हूँ। अब ये जो दोनों वेक्टर्स हैं हमारे पास जो कि दोनों के दोनों सेम प्लेन है, यानी कि दोनों के दोनों एक्स वाई प्लेन में पड़े हुए हैं, ऐसे दो वेक्टर्स को मैं बोलूंगा कोप्लेनर वेक्टर्स। और अगर ये फोर्सेस है तो मैं बोलूंगा कोप्लेनर फोर्सेस, ये दोनों फोर्सेस जो हैं ये कोप्लेनर है। लेकिन ये वाली 1 और 3 की बात करें तो ये दो डिफरेंट प्लेन में पड़ी है, ये एक्स वाई में पड़ी है, ये वाई जेड में पड़ी है। या फिर मैं 1 और 4 की बात करूं तो ये एक्स वाई में पड़ा है और वो एक्स जेड में पड़ा हुआ है, तो वो दोनों डिफरेंट हमारे पास प्लेन में पड़े हुए हैं। तो ये फिर हमारे पास 1 और 3 या फिर 1 और 4 ये कोप्लेनर हमारे पास वेक्टर्स नहीं होंगे, ये कोप्लेनर फोर्सेस नहीं होंगी। सो कोप्लेनर फोर्सेस हमारे पास ऐसी फोर्सेस होती हैं जो कि एक ही प्लेन में लाई करेंगे, जैसे कि हमारे पास ये व्हाइट बोर्ड जो है ये एक प्लेन है, और ये दोनों वेक्टर्स मैंने इसी प्लेन के ऊपर ड्रॉ किए हैं, तो F1 और F2 जो है ये दोनों कोप्लेनर फोर्सेस हैं। तो कोप्लेनर फोर्सेस जब हमें डायरेक्ट ना पता चल रहा हो कि F1 और F2 ऐड हो रहे हैं या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो हम उसके लिए सिंपली F1 और F2 के रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ कर देते हैं। लेट्स से मैं बात करता हूँ F1 की, तो ये मेरे पास F1 का x कंपोनेंट और ये मेरे पास F1 का y कंपोनेंट आ जाएगा, और जाहिर बात है एक दफा कंपोनेंट टूट गया तो ये वेक्टर वैनिश हो जाएगा। इसी तरह F2 का ये हमारे पास x कंपोनेंट हो जाएगा, और ये हमारे पास F2 का y कंपोनेंट हो जाएगा, और ये हमारे पास वैनिश हो जाएगा।
अब जब हमने एक दफा कोऑर्डिनेट फोर्सेस की वेक्टर ड्रॉ कर ली है या रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स ड्रॉ कर ली हैं, तो अब हमें साफ पता चल रहा है कि इसने इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाना है, इसने इसमें ऐड हो जाना है, क्योंकि जो एंटी पैरेलल वेक्टर्स हैं वो हमेशा सब्ट्रैक्ट होते हैं और जो पैरेलल वेक्टर्स हैं वो हमारे पास हमेशा ऐड हो जाते हैं। तो हमारे पास क्या कंडीशन बनेगी कि इक्विलिब्रियम पैदा हो? इसके लिए हमारे पास जो एक्स कंपोनेंट्स का सम है वो भी जीरो होना चाहिए और जो हमारे पास y कंपोनेंट्स का सम है वो भी हमारे पास जीरो होना चाहिए। अगर इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने से या इन दोनों को ऐड करने से इनका रिजल्टेंट जीरो आ जाता है, तो इसका मतलब है कि x कंपोनेंट्स और y कंपोनेंट्स का जो सम है या रिजल्टेंट है वो जीरो है। अगर ये कंडीशन पैदा हो जाती है अगर, तो हमारे पास जो बॉडी है वो या तो रेस्ट पे आ जाएगी या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर देगी और हमारे पास इक्विलिब्रियम की पहली शर्त जो है या पहली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी, जिसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस। सो सिग्मा एफ एक्स सिग्मा एफ वाई या फिर ओवरऑल सिग्मा एफ का जीरो हो जाना, दिस इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेस, और इन सिंपल वर्ड इट इज कॉल्ड फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, जो कि हमारे पास कंप्लीट हो जाती है। जो सेकंड कंडीशन है इसके अंदर हमारे पास रोटेशनल मोशन इन्वॉल्व हो जाती है और उसके लिए हम कहते हैं लेट्स से ये हमारे पास एक बॉडी है जो कि हमारे पास इस पॉइंट के इर्द गिर्द रोटेट कर सकती है, ये पिवट है इसका, और इसके ऊपर दो फोर्सेस अप्लाई हो रही हैं, एक हो रही है इस डायरेक्शन में और एक हो रही है हमारे पास इस डायरेक्शन में। अब हमारे पास ये जो फोर्स है या पेयर ऑफ फोर्स है इसे बोलते हैं कपल। ये दोनों फोर्सेस क्या है, ये हमारे पास एक कपल है क्योंकि ये दोनों सेम मैग्नीट्यूड में और ऑपोजिट डायरेक्शन में है, और अगर देखें तो ये इस बॉडी को इस डायरेक्शन में घुमा रही होगी। बेशक ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर रही होंगी, लेकिन ये जब अप्लाई हो रही होंगी तो हमारे पास ये इस चीज़ को रोटेट कर रही होंगी, और जब ये चीज़ रोटेट होगी तो सारी पता है इसके अंदर टॉर्क प्रोड्यूस होगा, और अगर टॉर्क प्रोड्यूस हो रहा है और वो जीरो नहीं है तो हमें सेकंड कंडीशन के बारे में सोचना पड़ेगा। लेकिन सेकंड कंडीशन है क्या? सेकंड कंडीशन ये है कि हमारे पास जो टॉर्क्स हैं बॉडी के ऊपर लग रहे हैं, चाहे वो क्लॉकवाइज टॉर्क्स लग रहे हैं, क्योंकि दो ही किस्म के होते हैं ना, या तो क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो हमारे पास जितने भी क्लॉकवाइज टॉर्क हैं या फिर हमारे पास जितने भी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क हैं, अगर उन सब का सम भी हमारे पास जीरो है तो हमारे पास सेकंड कंडीशन तब पूरी होगी जाके। सो सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या, सेकंड शर्त क्या है हमारे पास इक्विलिब्रियम की, जिसे इक्विलिब्रियम ऑफ टॉर्क्स बोलते हैं, वो ये है कि हमारे पास अगर एक बॉडी रोटेट कर रही है या रोटेट कर सकती है और उसके ऊपर फोर्सेस अप्लाई हो रही है दो से ज़्यादा, तो जो सम ऑफ ऑल द टॉर्क्स है वो हमारे पास जीरो होना चाहिए। जितने क्लॉकवाइज टॉर्क लग रहे हो उतने ही उसके ऊपर एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क भी लग रहे हो, ताकि वो एक दूसरे को कैंसिल कर दें। हमारे पास जो टोटल टॉर्क है या हम कहते हैं जी सिग्मा टॉ जो है वो हमारे पास क्या हो जाए, कंप्लीटली जीरो हो जाए, तो हमारे पास तब सेकंड कंडीशन अप्लाई होगी। और मुझे पता है कि जी टॉ इज इक्वल टू इनर्शिया मल्टीप्लाई बाय एंगुलर एक्सेलरेशन। अगर टॉ जीरो हो जाएगा तो हमारे पास आई अल्फा जीरो हो जाएगा, क्योंकि बॉडी का मास जीरो नहीं होता तो उसका इनर्शिया भी कभी भी जीरो नहीं होगा। तो इसको जीरो करने के लिए हमारे पास अल्फा को जीरो होना पड़ेगा, यानी कि हमारे पास एक्सेलरेशन या एंगुलर एक्सेलरेशन यहाँ पे क्या हो जाएगी, इस जगह के ऊपर लीनियर के बजाय एंगुलर एक्सेलरेशन क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और हमारे पास अगेन बॉडी यूनिफॉर्म एंगुलर मोशन या फिर रेस्ट के ऊपर आ जाएगी। या तो बॉडी बिल्कुल रुक जाएगी या फिर हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रोटेट करना शुरू कर देगी, और जब भी बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से रोटेट करती है तो तब उसके ऊपर टॉर्क जो होता है या उसका जो अल्फा होता है एंगुलर एक्सेलरेशन जो होती है वो जीरो हो जाती है हमारे पास। सो हमारे पास ये जो मेंशन की है सारी, ये हमारे पास सेकंड कंडीशन है इक्विलिब्रियम। जब भी हम लोगों ने वेक्टर्स को ऐड करना होता है तो हमें जाहिर बात है एक कन्वेंशन के थ्रू, एक तरीकाकार के थ्रू ऐड करना होता है। तरीकाकार लीनियर फोर्सेस की शक्ल में तो ये है कि हमारे पास जो राइटवर्ड फोर्स होती है या फिर जो अपवर्ड फोर्स होती है हम इसको पॉजिटिव लेते हैं, और अगर हमारे पास डाउनवर्ड है या फिर हमारे पास लेफ्टवर्ड जो फोर्स है इसको हम कन्वेंशनली नेगेटिव लेते हैं। हालांकि इसको नेगेटिव कर लो इसको पॉजिटिव कर लो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन एक कन्वेंशन है बुक की जिसमें वो इनको पॉजिटिव ले रहा है और इनको नेगेटिव ले रहा है। इसी तरह हमारे पास बाय कन्वेंशन जो एंटी क्लॉकवाइज या काउंटर क्लॉकवाइज मोशन होती है उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, तो हम काउंटर क्लॉकवाइज टॉर्क को भी पॉजिटिव लेंगे, और अगर हमारे पास क्लॉकवाइज मोशन है तो हम उसको बाय कन्वेंशन नेगेटिव लेते हैं। ऑपोजिट भी कर लेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इक्वेशन के ऊपर, इस इक्वेशन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हमारे पास बुक की कन्वेंशन यही है तो हम इसी के मुताबिक अपने न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व करेंगे बाय टेकिंग
एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क एज पॉजिटिव एंड क्लॉकवाइज टॉर्क एज नेगेटिव। अब कुछ डेफिनेशन आती हैं इसके अंदर, 4 डेफिनेशन है, उसके बाद हमारे पास ये जो टॉपिक है ये सम अप हो जाएगा। सबसे पहले हमारे पास डेफिनेशन आती है हमारे पास ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, जो कि हम लोगों ने टॉपिक के दौरान देख ली है, बस हमने उसको डिफाइन करना है। ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम, उसके बाद आता है हमारे पास रोटेशनल इक्विलिब्रियम, उसके बाद आता है हमारे पास 2 छोटी सी डेफिनेशंस, और एक कहते हैं हमारे पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और एक होता है हमारे पास डायनामिक इक्विलिब्रियम। ये 4 डेफिनेशन हमारे पास इंपॉर्टेंट है टॉपिक के अंदर। अगर आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछी जाए तो ये पूछी जा सकती है 4 डेफिनेशन। अब हमने देखा कि जब हमारे पास पहली कंडीशन पूरी हुई थी तो हमारे पास टोटल फोर्स 0 हुई थी, और जब टोटल फोर्स 0 हुई थी तो एक्सेलरेशन बिल्कुल खत्म हो गई थी। तो हमारे पास जब भी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होती है, देयर इज नो लीनियर एक्सेलरेशन एट ऑल, और जब भी ऐसी सूरत पैदा हो जाए तो हम ऐसे ही इक्विलिब्रियम को बोलते हैं ट्रांसलेटरी इक्विलिब्रियम। So whenever first condition is satisfied, there will be no linear acceleration and the body is said to be under translatory equilibrium. Second condition में देखा कि जब टॉर्क 0 हो जाए तो अल्फा यानी कि एंगुलर एक्सेलरेशन जो होती है वो 0 हो जाती है। So when second condition is satisfied, there is no angular acceleration and the body is said to be under rotational equilibrium. तो ये दोनों डेफिनेशन हमने टॉपिक के दौरान देख ली थी, लेकिन अब हम इनको डिफाइन कर रहे हैं प्रॉपर वर्ड्स के अंदर। इसी तरह हमने देखा था कि जब भी इक्विलिब्रियम पैदा होता है तो बॉडी या तो रेस्ट पे आ जाती है या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चलने लग जाती है, चाहे यूनिफॉर्म वेलोसिटी लीनियर टाइप की हो या एंगुलर टाइप की हो, रोटेशनल टाइप की हो। तो जब भी हमारे पास बॉडी इक्विलिब्रियम में आने के बाद रेस्ट पे आ जाए तो हम उसे बोलते हैं स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और अगर बॉडी इक्विलिब्रियम के आने के बाद यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर दे, क्योंकि या तो रेस्ट पे आएगी या फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी चलेगी, तो अगर रेस्ट पे आ जाए तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और अगर हमारे पास यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करना शुरू कर दे तो इस किस्म का जो इक्विलिब्रियम होता है दैट इज कॉल्ड डायनामिक इक्विलिब्रियम। सो हम इन दोनों को भी अपने वर्ड्स के अंदर, अगर हमें समझ आ गई है कि ये क्या चीज़ें हैं या कब पैदा होगी, तो हम इन सबको अपने वर्ड्स के अंदर डिफाइन कर सकते हैं। सो एंड ऑफ द टॉपिक जो सेकंड कंडीशन है हमारे पास, उसके अंदर हमारे पास ये 4 डेफिनेशंस दी हुई हैं, और इक्विलिब्रियम मुकम्मल अगर हमें चाहिए तो इसका मतलब है कि जो बॉडी है वो दोनों शर्तों को पूरा करे, फर्स्ट कंडीशन को भी पूरा करे और सेकंड कंडीशन को भी पूरा करे। अगर एक बॉडी के ऊपर टोटल फोर्सेस भी 0 है, उसका एक्स कंपोनेंट भी 0 है, उसका वाई कंपोनेंट भी 0 है, और एट द सेम टाइम टॉर्क भी 0 है, तो अगर ये दोनों कंडीशंस पूरी हो रही है मेरे पास, तो बॉडी को हम कहते हैं कि ये मुकम्मल इक्विलिब्रियम के अंदर है, यानी कि कंप्लीट इक्विलिब्रियम है। अगर पहली कंडीशन पूरी हो रही है, सेकंड नहीं हो रही, या सेकंड हो रही है पहली नहीं हो रही, तो इस वक्त हमारे पास मुकम्मल इक्विलिब्रियम नहीं होता। तब हमारे पास या तो इक्विलिब्रियम ऑफ फोर्सेज होता है या फिर सिर्फ टॉर्क का इक्विलिब्रियम होता है। मुकम्मल इक्विलिब्रियम के लिए हमारे पास मतलब है कि दोनों कंडीशंस एट द सेम टाइम पूरी हो रही है। तो ये हमारे पास डिटेल्ड कंडीशंस थी, हमने डिफाइन किया है एग्जांपल की मदद से। पहली कंडीशन को देखा और एग्जांपल की मदद से दूसरी कंडीशन को देखा, हमें पता चल गया कंडीशंस क्या हैं, हमें पता चल गया कि टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम्स क्या हैं हमारे पास। तो हम लोग अब इसको एक दफ़ा रीड ज़रूर करेंगे। थ्योरेटिकल टॉपिक है ज़्यादातर, इसकी एग्जांपल्स भी दी हुई हैं आगे, तो आप फर्स्ट और सेकंड कंडीशन ही अप्लाई करेंगे उन एग्जांपल्स के ऊपर इक्वेशन बनाने के लिए। एक एग्जांपल हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे, तो आप तब तक इन टॉपिक्स को ज़रूर पढ़िएगा, और अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग ज़रूर पूछिएगा।